दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एम्पलीफायर और ओसिलेटर पर आधारित एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है जहां ऑनलाइन टेस्ट नंबर 92 हुआ था। लगातार 90, 91 और 92 तीनों टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। यदि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है तो इन तीनों टेस्ट के वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। हम सभी क्वेश्चन को पूरी तरह एक्सप्लेन करके आपको कारण सहित उसका उत्तर बताएंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वीक है तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा। आपसे निवेदन रहेगा कि सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के नोट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी कपलिंग फ्रीक्वेंसी रिएक्शन के लिए न्यूनतम इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंसी पैदा करती है। यानी हमसे यूं कहें कि सबसे अधिक अच्छी और बेटर कपलिंग किसको मानते हैं, तो दोस्तों डायरेक्ट कपलिंग जो होती है ना, यानी दो ट्रांजिस्टर की आपस में कपलिंग करवा दो, जैसे कैस्केड ट्रांजिस्टर में, जैसे पुश पुल ट्रांजिस्टर में भी आप देखते होंगे। तो डायरेक्ट कपलिंग जो होती है वो सबसे कम रिएक्शन, इंटरफेरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन देती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, डायरेक्ट कपलिंग आएगा। अगला सवाल कहता है कि क्लास बी की तुलना में क्लास सी एम्पलीफायर की एफिशिएंसी और डिस्टॉर्शन। साथियों याद रखें, जब एफिशिएंसी अधिक होती है तो उसी एम्पलीफायर की डिस्टॉर्शन भी अधिक मानी जाती है, यानी विरूपण भी उसमें अधिक होता है। बी के कंपैरिजन में सी की एफिशिएंसी भी अधिक होती है और विरूपण भी अधिक होता है। क्लास बी एम्पलीफायर की दक्षता लगभग हम 50% मानते हैं, तो सी की दक्षता लगभग 75% तक मानते हैं। तो एफिशिएंसी अधिक होने के साथ साथ उसमें डिस्टॉर्शन भी अधिक आता है। इसी तरह से ए का यदि बी से तुलना करें तो बी में भी दक्षता अधिक और डिस्टॉर्शन अधिक होता है, यानी एक दूसरे से कंपैरिजन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर जो होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं दोलन उत्पन्न करने वाले, यानी फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करने वाले सर्किट। ये दो तरह के होते हैं, साइन वेव और नॉन साइन वेव। तो जो नॉन साइन वेव वाले होते हैं, यानी अज्यावक्रीय हिंदी में इनको बोलते हैं, वो ऑसिलेटर यूजेटी से बने होते हैं, यानी नॉन साइनसॉइडल। और फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर का दूसरा नाम विश्रांति दोलित्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी बोलते हैं। और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर निर्माण के लिए यूजेटी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। अगला आपके सामने सवाल है कि सबसे अधिक स्टेबल ऑसिलेटर कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार आ चुका है, हालांकि ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया था। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो होता है ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, स्टेबल फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर माना जाता है। पेपर में कई बार सवाल आ चुका है इसका आगे पीछे करके। डायरेक्ट सवाल पूछे कि स्थिर फ्रीक्वेंसी वाला ऑसिलेटर कौन सा है, तो क्रिस्टल होगा। दूसरा सवाल ये भी आया कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता हो, तब हम करेंगे। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। सवाल आगे पीछे कैसे भी करके अपन से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मैक्सिमम करंट गेन किस कॉन्फ़िगरेशन में मिलती है। साथियों तीनों कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन याद रखना, मैंने पहले भी आपको कई बार बताए। कॉमन बेस की जो करंट गेन होती है उसको अल्फा बोलते हैं, कॉमन एमिटर की जो करंट गेन होती है उसको बीटा बोलते हैं, और कॉमन कलेक्टर की जो करंट गेन होती है उसको गामा बोलते हैं। अब दोस्तों हम सभी जानते हैं अल्फा का मान इकाई से ही कम होता है, बीटा का मान इकाई से बहुत अधिक होता है, लेकिन गामा का मान सर्वाधिक होता है, यानी बीटा +1 जो होती है ना वो गामा है। यदि किसी गेन में 500 बीटा मिल रही है तो गामा उसकी 501 होगी। तो फिर इन तीनों में अधिक कौन हुआ, गामा। इसका मतलब सबसे अधिक करंट गेन किससे मिलेगी, कॉमन कलेक्टर वाले से। इसी तरह से सबसे अधिक वोल्टेज गेन की बात करें तो वो कॉमन बेस से मिलती है।
लेकिन सबसे अच्छा, सबसे अधिक उपयोग होने वाला और जिसमें पावर गेन अधिक मिलती हो या फिर अच्छी करंट और वोल्टेज दोनों गेन ही मिलती हो, तो वो कॉमन एमीटर है। इसलिए हम सबसे अधिक उपयोग तो कॉमन एमीटर का ही करते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि ओसिलेटर की फेज कोण की शर्त यह है कि परिपथ के चारों ओर फेज कोण क्या होना चाहिए। ओसिलेटर के बारे में दो शर्तें हैं दोस्तों। एक तो है लूप गेन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि लूप गेन का मान यूनिटी यानी इकाई होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो है वो फेज एंगल के बारे में, तो वो है कि फेज एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो। अब अच्छी बात क्या है, कंफ्यूज करने वाली बात क्या है कि इस क्वेश्चन में ए और सी दोनों में 0 और 360 का ऑप्शन दे दिया, तो अब हम कौन सा करें। साथियों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आप तक ये क्वेश्चन भी पहुंचाया है। इसलिए दिया है कि जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ए ऑप्शन के साथ जाना। 0 डिग्री सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि 360 डिग्री जो है वो अच्छा क्यों नहीं माना जा रहा, क्योंकि इस समय हमारी वेव जो है वो एक साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। इसका मतलब आउटपुट एक साइकिल बाद मिलेगा अगर 360 डिग्री फेज अंतर है। अगर 0 डिग्री है तो तुरंत मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए 0 बेटर माना जाता है। हालांकि दोनों ऑप्शन वैसे सही है, पेपर में आपको हो सकता है बोनस इसका मिल जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध कैसा होता है। दोस्तों, कॉमन बेस जो होता है इसमें एमीटर और बेस के बीच में इनपुट होती है, बेस और कलेक्टर के बीच आउटपुट होती है। एमीटर बेस जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का, वो हमेशा फॉरवर्ड में होता है, हम सभी जानते हैं। और फॉरवर्ड जंक्शन का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए इसका इनपुट प्रतिरोध लो और आउटपुट प्रतिरोध हाई होगा। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर कि एक ओसिलेटर से ग्रोविंग ओसिलेटर हमें प्राप्त होगा यदि लूप गेन का मान हो। देखो, लूप गेन का मान इकाई होना चाहिए, लेकिन 3 परिस्थितियां हो सकती है। लूप गेन का मान इकाई से कम भी हो सकता है और लूप गेन का मान इकाई से अधिक भी हो सकता है कि नहीं। यदि लूप गेन इकाई हो तो हमें बिल्कुल सस्टेन ओसिलेशन प्राप्त होता है। यदि लूप गेन का मान इकाई से अधिक हो तो हमें ग्रोविंग ओसिलेशन यानी बढ़ती हुई प्रकृति का मिलता है, और लूप गेन इकाई से कम हो तो हमें डैम्प्ड समय के साथ घटता हुआ ओसिलेशन प्राप्त होता है। यानी ग्रोविंग ओसिलेशन मिल रहा है, इसका मतलब लूप गेन इकाई से अधिक है। यदि डैम्प्ड यानी समय के साथ घटता हुआ मिलता तो लेस देन यूनिटी होता। समय के साथ स्थिर मिलता तो फिर लूप गेन का मान इकाई यानी यूनिटी होता। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है कि किसी एम्पलीफायर में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज सिग्नल फीडिंग किया जा रहा है, तो इस सिग्नल को क्या बोलेंगे। इस प्रकार का फीडबैक जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, 180 डिग्री आउटपुट वाला। यदि 0 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ मिलता है तो पॉजिटिव फीडबैक, और 180 डिग्री फेज अंतर के साथ मिलता है तो नेगेटिव फीडबैक उसे कहा जाता है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि एम्पलीफायर के रूप में अधिकतर किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं करवा चुका हूँ आपको पहले ही। कॉमन एमीटर का सबसे अधिक हम उपयोग करते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट 180 डिग्री फेज अंतर के साथ होती है। इसमें करंट गेन भी अच्छा, वोल्टेज गेन भी अच्छा मिलता है, इसलिए V/I करके पावर गेन भी अच्छा प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए कॉमन एमीटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा किसी पावर एम्पलीफायर का वर्ग नहीं है। एम्पलीफायर की 4 क्लास होती है दोस्तों, A, B, AB और C। 4 तरह के एम्पलीफायर होते हैं, यानी क्लास F नाम से कोई एम्पलीफायर नहीं होता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा गया कि नॉन साइनसॉइडल ओसिलेटर जो फ्रिक्वेंसी वाले ओसिलेटर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उनको रिलैक्सेशन ओसिलेटर बोला जाता है। साइन वेव वाले जो होते हैं उनको हार्मोनिक्स ओसिलेटर भी कहते हैं, और उनको स्टडी स्टेट ओसिलेटर भी बोलते हैं। दोनों नाम है साइन वेव वाले का, जबकि नॉन साइनसॉइडल का रिलैक्सेशन ओसिलेटर है। हिंदी में इनको विश्रांति
या अजावक्रीय दोलित्र कहा जाता है। अगला सवाल कि क्लास सी एम्पलीफायर की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो सी क्लास वाले की 70 से लेकर 75% तक लगभग एफिशिएंसी होती है। वहीं बी यदि बात हम करें तो बी की 35 से 50% के आसपास होती है, और ए बी की यदि बात करें तो 50 से 60%, और ए की जो है वो सबसे कम होती है, 20 से 35% होती है। अगला सवाल है कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर किस में ऑपरेट किया जाता है। देखिए, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में जब भी एक ट्रांजिस्टर होता है तो ध्यान रखना हमेशा एक्टिव रीजन सक्रिय क्षेत्र में ही परिचालन किया जाता है। सक्रिय क्षेत्र का मतलब है एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में हो तो वो एज ए एम्पलीफायर, एज ए ऑसिलेटर हम उसको वर्क करवा सकते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो है ये इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस सबसे अधिक होती है। इसलिए जब भी हमें लो इम्पीडेंस से हाई इम्पीडेंस और हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस की मैचिंग करवानी हो तो ये सबसे एनफ माना जाता है। डी उत्तर सही रहेगा। इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक इन्वर्टर है। दोस्तों, इन्वर्ट करने का मतलब होता है जस्ट अपोजिट देना। जस्ट अपोजिट फेज डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री का माना जाता है, यानी 180 डिग्री जब अपना अल्टरनेटर घूम जाता है, यानी साइन वेव की मैं बात करूं तो 180 डिग्री बाद में वैल्यूएशन जो होती है वो बदल जाती है, करंट की दिशा बदल जाती है, करंट की पोलरिटी बदल जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं इन्वर्ट होना, और ऐसा जो है वो कॉमन एमीटर में होता है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में फेज अंतर 0-0 का है, जबकि कॉमन एमीटर में फेज अंतर 180 डिग्री का है। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सी अवस्था मल्टी वाइब्रेटर में नहीं पाई जाती है। दोस्तों, मल्टी वाइब्रेटर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का ही प्रकार है, यानी नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर की श्रेणी में आता है, और इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, अस्टेबल, मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल। यानी असंतुलित अवस्था, एक संतुलन की अवस्था और 2 संतुलन की अवस्था। ट्राई स्टेबल नाम से इसमें कोई स्टेट नहीं पाई जाती है, कोई अवस्था नहीं होती है। डी उत्तर अपना सही रहेगा, ट्राई स्टेट आंसर कर देंगे। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी एम्पलीफायर की कपलिंग से संबंधित है। एम्पलीफायर में जो कपलिंग होती है वो डायरेक्ट कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, आरसी कपलिंग और इम्पीडेंस कपलिंग के नाम से जाने जाते हैं, जबकि क्लास ए, बी, सी ये क्लासेज के अकॉर्डिंग है। करंट, वोल्टेज और पावर उनका वर्गीकरण किया गया था, तो कपलिंग जो है वो डायरेक्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा अपना यहाँ पर। अगला हमारा सवाल है कि अटेन्यूएटर की कार्यप्रणाली के ठीक विपरीत है, यानी अटेन्यूएटर का फंक्शन जो है वो किसके जस्ट अपोजिट है। देखिए दोस्तों, अटेन्यूएटर जो है ना, इसका मतलब क्या है हम समझेंगे। सबसे पहले अटेन्यूएट करने का मतलब होता है किसी साधारण भाषा में बोलूँ तो सिग्नल की तीव्रता को कम करना, यानी इनपुट की अपेक्षा आउटपुट में कम करके सिग्नल प्रदान करना ही अटेन्यूएट कहलाता है। तो सिग्नल को बढ़ाकर देना, यानी सिग्नल की तीव्रता बढ़ाना, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो सिग्नल की तीव्रता बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एम्पलीफायर का। यानी अटेन्यूएटर और एम्पलीफायर का फंक्शन एक दूसरे के विपरीत है। एम्पलीफायर इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल प्रदान करता है, वहीं अटेन्यूएटर इनपुट की सिग्नल की तीव्रता को कम करके आउटपुट में कम तीव्रता वाला सिग्नल प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, उस पावर एम्पलीफायर को क्या कहते हैं जिसमें कलेक्टर धारा इनपुट के केवल आधे धनात्मक चक्र में प्रवाहित होती है। आधे धनात्मक चक्र का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 180 डिग्री कंप्लीट साइकिल के बाद, तो ऐसा होता है क्लास बी में। क्लास ए में संपूर्ण चक्र के बाद होता है, यानी 360 के बाद। क्लास सी में आधे चक्कर से भी कम, यानी 180 से पहले, और क्लास ए बी में आधे चक्कर से अधिक और संपूर्ण चक्कर से पहले।
इस तरह से इन चारों का रहता है, तो कंप्लीट इन्हें याद रखें। तो अगला सवाल इसी का पूछ लिया कि क्लास सी में कलेक्टर धारा कब प्रवाहित होगी, तो हाफ साइकिल से भी कम, आधे चक्कर से भी कम में जो प्रवाहित हो जाएगी क्लास सी एम्पलीफायर रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि एम्पलीफायर में कौन सा कैपेसिटर इनपुट कैपेसिटर भी कहलाता है। दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, कपलिंग कैपेसिटर को इनपुट और बाईपास कैपेसिटर को आउटपुट कैपेसिटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, कपलिंग कैपेसिटर रहेगा। अगला सवाल है कि उस एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जो फ्रीक्वेंसी के छोटे बैंड को एम्पलीफाई करता है। देखो छोटे बैंड को जो करता है उसको नैरो बैंड बोलते हैं। अब नैरो बैंड का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो दूसरा नाम उसका होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर। ब्रॉडबैंड और वॉइस बैंड, तो वॉइस बैंड मीडियम होती है और ब्रॉडबैंड जो है ये बड़ा होता है, तो ब्रॉडबैंड का दूसरा नाम जो है वो वाइड बैंड होता है, और नैरो जो है ये ट्यून्ड एम्पलीफायर है, दूसरा नाम होता है नैरो बैंड का। अगला सवाल है कि किस प्रकार के एम्पलीफायर में न्यूनतम डिस्टॉर्शन मिलता है। सबसे कम विकृति उसी में मिलती है जिसकी दक्षता भी सबसे कम हो, और क्लास ए प्रकार का जो एम्पलीफायर है इसकी एफिशिएंसी भी कम है, डिस्टॉर्शन भी कम है। अगला सवाल है कि एक एम्पलीफायर को ऑसिलेटर में कैसे बदल सकते हैं। एम्पलीफायर को यदि पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो वो एज ए ऑसिलेटर वर्क करने लग जाता है, यानी पॉजिटिव फीड देने पर एक एम्पलीफायर जो है वो ऑसिलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लगे।